चलिए यहाँ से मैंने स्क्रीन शेयर किया। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट ऐड करता हूँ। आप सभी को दिख रहा होगा मेरा इंटरफेस VS कोड का। मैं यहाँ से कंपोनेंट एक ऐड कर लेता हूँ। आज के सेशन में मैं आपको डिटेल्स फॉर्म बनाने के लिए सिखा रहा हूँ रिएक्ट में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाया जिसका नाम मैंने दिया my details form.js। ये हमने नाम दिया और इसके अंदर हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया एक पैकेज जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, रिएक्ट पैक कंपोनेंट पैकेज जो इसीलिए रिएक्ट के अंदर है। और इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको यहाँ पे एक क्लास बना लेना है। यहाँ पे क्लास बना लिया और क्लास का नाम वही हम रखेंगे जो हमारा कंपोनेंट्स का नाम है, दैट इज़ माय डिटेल्स फॉर्म। और एक्सटेंड कहाँ से होगा, ये एक्सटेंड होगा हमारा कंपोनेंट से, ठीक है। और एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ जो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल होगा। और ग्लोबल वेरिएबल बनाने का जगह कहाँ पे होता है बताओ ज़रा मधु, ग्लोबल वेरिएबल हम लोग कहाँ बना सकते हैं? क्लास लेवल पे। क्लास लेवल पे। क्या हम क्लास के बाहर भी बना सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को? अगर हम वेरिएबल को यहाँ पे अगर बनाए मधु तो क्या ये सही रहेगा या गलत होगा? हाँ, ग्लोबली काम क्योंकि करेगा ये वो। जेस है, जेस में आप क्लास के बाहर भी बना लीजिए। C# में क्या होता है ना कि सब कुछ क्लास के अंदर बनता है, आप यहाँ पे क्लास के बाहर भी बना सकते हो। अच्छा, क्लास के अंदर भी बनाओगे तब भी वो ग्लोबली माना जाएगा, क्योंकि अभी जो आप कंपोनेंट पढ़ रहे हो, क्लास कंपोनेंट जो पढ़ रहे हो, वो सब कुछ क्लास के अंदर ही हम लोग करते हैं, क्लास के बाहर तो कुछ रहता नहीं है। लेकिन जेस क्या कहता है कि ये C# की तरह नहीं है, ठीक है, ये C# की तरह नहीं है। एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा आप लोग, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं ज़रा उनसे बात कर लेता हूँ। हेलो, हाँ भैया नमस्ते, कहिए। 51,000 हो गया। आज एमबीसी में डिस्कशन हुआ क्या? तो देख लीजिए एक बार, ऑनलाइन में देता है EMI का ऑप्शन देता है शायद, लगता है ऑनलाइन पे। देख लीजिए ना एक बार, अगर ऐसा हो जाएगा तो और अच्छी बात है। इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, लेकिन अरे कोई कुछ मेरे पास बोलो। आधार कार्ड रहता तो मैं कर ही कौन सा टॉपिक हुआ आज? टॉपिक कार्ड भी बनवा ही लेंगे, टॉपिक हुआ हेल्पर। बहुत ज़रूरत पड़ता है। कौन सा? हेल्पर हेल्पर। अच्छा, कल भी ये टॉपिक रहेगा फिर कल कुछ और रहेगा? नहीं, अभी तो इसी में चलेगा, बिल्टन में हुआ था। ना वो तो है ही, खैर तो 1% खाली है, और का डाउट ज़्यादा नहीं है। स्ट्रांगली हुआ बिल्टन में, स्ट्रांगली स्टैंडर्ड हुआ, कर ही रहे हैं, ब्लेटेड नहीं हुआ था। 1% खाली है, और क्या करें। दुकान और फर्निचर वो भी रहता तो पता नहीं चलता ओरिजिनल। इसके पहले वाला जो फ़ोन जो लिया था हमने अमेजोन से तो लिया था ऑनलाइन, बहुत बढ़िया चला, 5 साल चला, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लीजिए उसमें ऑप्शन आ रहा है कि नहीं EMI का। जैसा भी होगा कल डिसाइड करके फिर करेंगे। एक बार फिर ऑप्शन देख लीजिए ना उसको, जरा आप टाइम निकाल के ना। ठीक है भैया। हाँ जी, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि जेस के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल को क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, ये अलाउ है। लेकिन ये अगर मैं किसी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, जैसे कि अगर मैं जावा की बात करूं, C# की बात करूं, तो ऐसे जगह पे आप क्लास के बाहर वेरिएबल को नहीं बना सकते हो। क्लास के बाहर वेरिएबल को नहीं बना सकते, क्लास के अंदर ही बनाना होता है। क्लास के अंदर ही वेरिएबल बना करके उसे पब्लिक बना करके ग्लोबल किया जा सकता है। समझ रहे बात को? तो रिज़ल्ट को अगर मैंने ऊपर रखा है तो भी कोई परेशानी नहीं है, और मैं नीचे भी रखूँ तो भी कोई परेशानी नहीं है। जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि जेस के अंदर अगर आप क्लास के ऊपर भी वेरिएबल को बनाते हो तो भी ये राइट माना जाएगा, इसे रॉन्ग नहीं माना जाएगा। और क्लास के अंदर भी बनाते हो तो आप सभी को पता है कि सब कुछ हम लोग कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन करते हैं।
कंपोनेंट के अंदर बाहर कुछ नहीं डिफाइन करते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लास के अंदर भी हमारा ग्लोबल ही वर्क करेगा। आप सभी को पता है कि हम लोग रिएक्ट के अंदर 3 टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, जिसमें एक लेट है, एक कॉन्स्ट है और एक वैर है। और तीनों का डिफरेंसेस भी आपको पता है कि अगर आप लेट बनाते हो किसी फंक्शन के अंदर तो वो फंक्शन के लिए काम करता है, क्लास के अंदर बनाते हो तो क्लास के लिए काम करता है ना। किसी फंक्शन ब्लॉक में बनाते हो तो फंक्शन ब्लॉक के लिए काम करता है, फंक्शन आर्गुमेंट बनाते हो फंक्शन आर्गुमेंट के लिए काम करता है। लेकिन वेरिएबल इससे अलग है, वैर टाइप अलग है। वैर टाइप क्या कहता है कि अगर आप फंक्शन के अंदर बनाते हैं ना, तब भी उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। यानी वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वैर टाइप का आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वेरिएबल हमारा लोकल ही है, क्योंकि वो ग्लोबली एक्सेस होता है, उसी के अंदर कोई प्राइवेट चीज़ नहीं होता, उसे आप हाइड नहीं कर सकते। लेट को आप हाइड कर सकते हो, एक लिमिटेड एरिया के लिए डिफाइन कर सकते हो, इसका स्कोप डिफाइन होता है। वैर का स्कोप डिफाइन नहीं होता, वैर ग्लोबल है। फंक्शन के अंदर बनाइए, फंक्शन के बाहर बनाइए, वैर ग्लोबल है। लेट में आप स्कोप डिफाइन कर सकते हैं, जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्कोप है, लोकल एंड ग्लोबल। कि अगर आप विद इन फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन के लिए लोकल काम करेगा, आउटसाइड ऑफ फंक्शन बनाते हो तो आउटसाइड फंक्शन के लिए ग्लोबल काम करेगा। समझ रहे बात को। और एक कॉन्स्ट है, इसे भी आप भली भांति जानते हैं। कॉन्स्ट क्या करता है? कॉन्स्ट अगर आप वेरिएबल बना लेते हैं तो उसकी वैल्यू को आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर एक बार वैल्यू आपने डाल दिया तो दोबारा रीडिफाइन नहीं किया जा सकता। और ये डिफिनेशन हर लैंग्वेज के अंदर है, कॉन्स्ट का डिफिनेशन एक ही जैसा है। और ये कॉन्स्ट जो है वो भी C++ से ही लिया गया है, अधिकतर चीज़ C++ से ही लिया गया है ना। तो मैं माई डिटेल्स फॉर्म नाम का यहाँ पे क्लास बनाया हूँ, कंपोनेंट से उसको एक्सटेंड कराया हूँ। एक्सटेंड कराने के बाद एक नॉर्मल यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ, और कंस्ट्रक्टर का यूज आप सभी को पता है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैं एक सुपर फंक्शन कॉल कर दिया, जो बेसिकली पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम करता है। और यहाँ पे एक स्टेट डिक्लेयर कर देता हूँ, और स्टेट के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। जैसे मान के चलो फर्स्ट हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो टाइटल रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मैं डिटेल्स फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। डिटेल्स फॉर्म के अंदर मैं सेलेक्ट बॉक्स लूँगा, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, रेडियो बटन लूँगा, चेक बॉक्स लूँगा, है ना, कई सारे फील्ड्स लूँगा। तो हर फील्ड की वैल्यू को मैं सेपरेट वेरिएबल में रखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सारे वेरिएबल्स को इकट्ठे क्या करता हूँ, स्टेट के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो हमने सबसे पहले टाइटल को डिक्लेयर किया, टाइटल के बाद हमने एफ नेम को किया, है ना, एफ नेम के बाद हमने क्या किया, एल नेम को किया, और एल नेम के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईमेल, है ना। ईमेल के बाद हमें चाहिए मोबाइल। अभी मैं वैलिडेशन वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, वैलिडेशन का आपको एक सेपरेट सेशन देने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं डिटेल्स फॉर्म पे फोकस कर रहा हूँ और डिटेल्स फॉर्म बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। और इससे पहले आपने सारे कंट्रोल्स को सेपरेटली एक्सेस किया, इंडिविजुअल एक्सेस किया। आज आपको सारे कंट्रोल्स इकट्ठे एक फॉर्म में मिलेंगे। बट अभी मैं वैलिडेशन को फोकस नहीं कर रहा। वैलिडेशन का सेशन हमारा सेपरेट होगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर वैलिड कैसे होता है, ईमेल कैसे वैलिड होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कैसे वैलिड किया जाता है रिएक्ट के अंदर, ये सब सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। क्योंकि रिएक्ट आप सभी को पता है ओपन सोर्स है, मार्केट में भी डिमांड है, इसका लेटेस्ट है। आपको लेटेस्ट हमेशा अपडेट रहना चाहिए। और कहीं भी आप न्यूज़पेपर वगैरह ज़रूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप आईटी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं और इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा मार्केट के साथ अप टू डेट होना होगा, आईटी इंडस्ट्री के साथ हमेशा अप टू डेट होना होगा। कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, कल की क्या आज ही के न्यूज़पेपर यानी कल का न्यूज़ था कि किसी ने ऐसा लिखा हुआ था खबर वहाँ पे कि मेरे को टैली आती है बट बिना अनुभव के काम नहीं मिल रहा है। सुनिएगा जरा, मेरे थोड़ी सी छोटा स्टोरी बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा था कि मुझे टैली आती है बट बिना अनुभव यानी बिना एक्सपीरियंस के हमें काम नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद आंसर उसका क्या था, संवादक ने आंसर दिया था कि देखिए आपका काम भी मिल जाएगा, लेकिन जो भी आपने सीखा है उसे आप कंटिन्यू रखिए, है ना, उसे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना है और नई चीज़ें भी सीखते रहना है। उसका ये आंसर था, समझ गए। तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर आईटी सेक्टर में रहना चाहते हैं हमेशा, और देखिए एंट्री लेवल तो मुश्किल है, आप सभी को पता है, एक बार अगर हो जाता है तो फिर बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा है, स्कोप भी है। तो आपको हमेशा स्किल को अपडेट करते रहना होगा, कभी भी आउटडेटेड चीज़ को लेकर के बैठा नहीं रहना होगा। आपको 10 चीज़ें सीखना पड़ेगा और हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। इस चीज़ को आप मान लो, ये रेगुलर रूटीन में आप अपना रख लो, ये एकदम ज़रूरी चीज़ है। तभी आप आईटी सेक्टर में रह पाओगे, जब अपने आप को एक्टिव रख पाओगे।
तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एक्टिव आपको भी होना है और स्किल के साथ भी एक्टिव होना है, दोनों चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा, और मेहनत करोगे तो रिजल्ट ही मिलेगा। क्या होता है ना, आपकी बॉडी और अच्छे से काम करता है, सब कुछ अच्छे से काम करता है, और एक्टिव होना चाहिए। कि इंसान एक्टिव है, डीएक्टिव है, अंतर्धन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टाइटल लिया, एफ नेम लिया, एल नेम लिया, ईमेल लिया, मोबाइल लिया, और मुझे क्या फील्ड चाहिए होगा, मैं एड्रेस भी लेने वाला हूँ। एड्रेस के लिए मैं टेक्स्ट एरिया लूँगा, और मैं लेने वाला हूँ लैंग्वेजेज, जिसके अंदर मैं सेट ऑफ लैंग्वेज को डिफाइन करूँगा चेकलिस्ट बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए मैं लिस्ट लेने वाला हूँ, और आप सभी को पता है कि लिस्ट जो हम लोग बनाते हैं जेएस के अंदर वो इस टाइप से बनाते हैं। चूँकि मैं स्टेट के अंदर ले रहा हूँ इसलिए मैं कॉलन लगाया हूँ। अगर आप स्टेट के बाहर बनाओगे ना इस चीज़ को तो इक्वल टू लगाना होगा यहाँ पे, बस यही अंतर है। स्टेट के वेरिएबल को इनिशियलाइज कराने के लिए कॉलन, और स्टेट के बाहर किसी फंक्शन से अगर आप इनिशियलाइज कराते हो किसी वेरिएबल को या इंस्टेंशिएट कराते हो तो आपको इक्वल टू लगाना पड़ता है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। मुझे रेडियो बटन के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पिछले सेशन में बताया था कि अगर आप रेडियो बटन की सिलेक्टेड वैल्यू को दिखाना चाहते हो तो स्टेट की वैल्यू को सेट करने का दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो भी मैंने दिखाया था। तो ये मैंने स्टेट के अंदर सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, और स्टेट को मैंने यहाँ पे क्या किया, टर्मिनेट कर दिया है। कंस्ट्रक्टर से मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये मेरा कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं कंस्ट्रक्टर से जस्ट बाहर निकला हूँ। कंस्ट्रक्टर को सिर्फ इतना काम दिया हूँ कि भाई वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर दो और उसको ब्लैंक वैल्यू से इनिशियलाइज करवा दो, दैट्स इट, और कोई काम नहीं दिया हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कंस्ट्रक्टर के बाहर। कंस्ट्रक्टर के बाहर जब बढ़ूंगा तो सारे हैंडल्स को मुझे डिक्लेयर करना है, लेकिन हैंडल को डिक्लेयर करने से पहले मैं एक फॉर्म बना देता हूँ। अब फॉर्म बनाने के लिए एक मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है, और वो मेथड क्लास के अंदर ही कॉल होता है, जिसका नाम क्या है, रेंडर। अभी तक आप लोगों ने डिप को रिटर्न किया है, आज मैं आपको फॉर्म को रिटर्न करके दिखाऊंगा। बट रिटर्न करने के लिए एक रिटर्न फंक्शन को भी कॉल करना होता है, ये भी मैंडेटरी होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इस रिटर्न के अंदर मैंने क्या लिखा, एक फॉर्म टैग लिया, ठीक है। और इस फॉर्म में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑन सबमिट को कॉल किया है, ये रहा हमारा ऑन सबमिट, और यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म सबमिट। हैंडल सबमिट, फॉर्म सबमिट, ये आपका आइडेंटिफायर है जो किसी भी नाम का हो सकता है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई से डिज़ाइनिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, कहीं कोई टेबल या डिव के अंदर इसको डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई बूट स्ट्रैप अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बूट स्ट्रैप यूज़ करके दिखाऊंगा। मैं पूरा क्रेड ऑपरेशन बताने वाला हूँ रिएक्ट के अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को। मैं रिएक्ट को माई सीक्वल के साथ भी जोड़ के दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो काफ़ी सारा कुछ करने वाला है इसके अंदर, मैं काम करने वाला हूँ। तो ज़रा आप लोग ध्यान दीजिए और समझिए इस चीज़ को। एक फॉर्म लिया हूँ, फॉर्म के अंदर एक टाइटल, ये हमारा लिटरल टेक्स्ट है, और इसके बाद मैं सेलेक्ट बॉक्स को डिफाइन करता हूँ, और ये रहा हमारा सेलेक्ट बॉक्स। यहाँ पे आप सेलेक्ट बॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट बॉक्स को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या लिखना होता है, यहाँ पे ऑन चेंज दिस डॉट हैंडल सेलेक्ट या हैंडल टाइटल, क्योंकि मैं टाइटल के लिए सेलेक्ट बॉक्स ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, हैंडल टाइटल, और इसके बाद में क्या लिखा, वैल्यू इक्वल टू, क्या लिखा, वैल्यू इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट टाइटल। ये हमारा नाम हो जाएगा जो हमने स्टेट के अंदर डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये जो हमारा है बेसिकली इवेंट हैंडलर बनेगा, जिसके लिए मुझे हैंडल करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने दो एट्रीब्यूट पास किया सेलेक्ट के लिए। और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं सबका हैंडलर अलग अलग बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए, तो मुझे इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑप्शंस। भाई ये सेलेक्ट बॉक्स है तो मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट को ना एक बार प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, और इस सेलेक्ट का हमारा स्टार्टिंग ब्लॉक है, ये हमारा एंडिंग ब्लॉक है। मैं यहाँ पे सेव करके चल रहा हूँ। और इसके बाद मुझे ऑप्शन डिक्लेयर करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन लगाऊंगा, ये रहा हमारा ऑप्शन। और ऑप्शन के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेलेक्ट का ऑप्शन होगा। उम्मीद है अभी तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मैं एक एक चीज़ को बताता जाऊँगा, समझाता भी जाऊँगा, ठीक है। ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन जिसकी वैल्यू मैं लेने वाला हूँ। और यहाँ पे वैल्यू मैं लेने वाला हूँ मिस्टर, चूँकि मैं टाइटल डिक्लेयर कर रहा हूँ, और डिस्प्लेइंग टेक्स्ट भी मिस्टर ही रहेगा इसके अंदर। और इसी ऑप्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे जगह पे कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मिस है,
यहाँ पे मैसेज है, ठीक है, ये रहा हमारा मैसेज। तो ये मैंने लिस्ट ऑफ वैल्यू ले लिया है, एक फॉर्म ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा एक बार एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माई डिटेल्स फॉर्म, क्योंकि मैं साथ साथ सोच रहा हूँ कि ज़रा मैं चलाते भी चलूँ, ताकि कई बार क्या होता है कि पूरी फॉर्म आप बना लेते हो, बाद में आपको रन नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऐसे केस में जो है ना, एक बार स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ साथ साथ करते रहना चाहिए। तो चलिए एक बार जितना भी अभी तक फॉर्म बनाया, क्या किया मैं सिर्फ वेरिएबल बनाया हूँ और एक सेलेक्ट बॉक्स लिया हूँ फॉर्म के अंदर। इतना मैं देख लेता हूँ क्या हमारा ये वेब ब्राउज़र पे सही से लोड हो रहा है। तो मैं app.js के अंदर यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, हमारा डिटेल्स फॉर्म का नाम क्या है, इट इज़ माई डिटेल्स फॉर्म। तो मैंने माई डिटेल्स फॉर्म को यहाँ पे कर लिया कॉल और सेव करके इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ। ये हमारा रहा वेब ब्राउज़र। बेसिकली ये किस वेब ब्राउज़र पे चल रहा है मुझे देखना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ, Ctrl+C+Y यस, npm स्टार्ट। कुछ ही देर में वेब ब्राउज़र पर रेंडर होने वाला है और हमें पता चल जाएगा किस वेब ब्राउज़र पे रेंडर हो रहा है, कि हमारे पास काफ़ी सारे ब्राउज़र खुले हुए हैं। तो ये चल रहा है एज में, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ फॉर्म के अंदर मैं भी टाइटल लिया हूँ और टाइटल हमारे पास वैल्यू के साथ आ रहा है, मिस्टर, मिस एंड मिसेज। ये 3 वैल्यू मैंने लिया था, जो तीनों वैल्यू हमारे पास आ रहा है फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फर्स्ट सेलेक्ट बॉक्स बिल्कुल चला, यानी अभी तक हम कोड में सही हैं। आगे चलते हैं, माई डिटेल्स फॉर्म ये रहा, अभी मैंने बनाया है कंपोनेंट माई डिटेल्स फॉर्म, जिसके अंदर वेरिएबल्स लिया हूँ स्टेट के अंदर और उसके ऊपर सेलेक्ट बॉक्स डिफाइन किया हूँ, राइट। अब इस सेलेक्ट के बाद एक ब्रेक लाइन लगाने वाला हूँ, ये रहा हमारा ब्रेक लाइन, ठीक है। ब्रेक लाइन कैसे लगता है, आप ऐसे लगा सकते हैं या फिर ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। ब्रेक लाइन लगा दिया। ब्रेक लाइन लगाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, क्योंकि मैंने वेरिएबल किस लिए बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिया हमने फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट चाहिए। चलिए टेक्स्ट ले लिया है ना। और इसके बाद हमको क्या चाहिए, वैल्यू इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट एफ नेम। इसके लिए जो मैंने वेरिएबल बनाया है किस नाम से बनाया है, एफ नेम से बनाया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑन चेंज में क्या लिखने वाले हैं, दिस डॉट हैंडल एफ नेम। बिल्कुल मीनिंगफुल नेम लेकर चलिए आप लोग नाम, कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। मैंने कंट्रोलर्स किया और साथ में देखते भी रहा, तो फर्स्ट नेम आ गया बॉक्स के साथ, बहुत बढ़िया। ऐसे लास्ट नेम लेता हूँ भाई, कॉपी मार लेते हैं, और ऐसे जगह पे कॉपी करना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे कॉपी मार लेता हूँ। एक ब्रेक लाइन मुझे डालना पड़ेगा, ये रहा ब्रेक लाइन। ये कॉपी करने का भी एक टेक्निक होता है ना। सारे कोड को कॉपी करेंगे तो फिर आप दिमाग नहीं चला पाएंगे, लेकिन ऐसे जगह कॉपी करेंगे जो सिमिलर कोड है, तो यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पे चेंज क्या करना है भाई, एफ नेम की जगह एल नेम, है ना। आप लोग सारे कॉपी को कोड को कॉपी करने की कोशिश नहीं करना, आप लोग बनाना, क्योंकि बनाने से दिमाग खुलेगा। प्रैक्टिस करिए, एक बार में क्लियर नहीं होगा, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा, नहीं होगा 10 बार में होगा, 50 बार में होगा जी, 100 बार में तो हो ही जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक प्रैक्टिस करो, खुले दिमाग से करो, टेंशन लेके ना करो। टेंशन लेके कोई काम नहीं होता, कभी भी लाइफ में कुछ बढ़िया कर नहीं पाओगे अगर टेंशन लेके करोगे। तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, कोई भी काम, माइंड टेंशन मुक्त होना चाहिए, है ना। तभी हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं और तभी आपको काम करने का अंदर से चाहत बढ़ता है और जोश और एनर्जी दोनों बिल्कुल एक्टिव रहता है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नेम लिया और लास्ट नेम भी ले लिया। अब देखिए वेब ब्राउज़र में फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं इसके बाद क्या लेने वाला हूँ, जेंडर लेने वाला हूँ। चलिए एक ब्रेक लाइन लगाते हैं, बिल्कुल ब्रेक लाइन लगाया हूँ यहाँ पे, ये रहा ब्रेक लाइन। और इसके बाद जेंडर लिया मैंने, और जेंडर के लिए मुझे क्या लिखना है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। क्या लिखना है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इसके बाद आप सभी को मैं ऑलरेडी पहले भी रेडियो बटन कई बार बता चुका हूँ कि रेडियो बटन की वैल्यू को, सेलेक्टेड वैल्यू को कैसे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू मेल लिखा हूँ और मेल लिखने के बाद इसके नेक्स्ट लाइन में चले आता हूँ। देखिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है, रिएक्ट के अंदर काम करने का एक कोडिंग स्ट्रक्चर ही अलग है। आप एक लाइन में पूरा नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसकी एक लाइन में लिखोगे ना तो बहुत बड़ा लाइन भी जाएगा और आपको समझ में भी कम आएगा। ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे, मल्टी लाइन्स में लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा
कि देखिए इनपुट टाइप रेडियो यानी आप रेडियो बटन लेना चाहते हैं, वैल्यू इक्वल टू मेल यानी आप उसके चेक्ड पे उसकी वैल्यू को मेल पिकअप करना चाहते हैं। और मुझे कौन कौन सा यहाँ पे इवेंट को कॉल करना है, एक चेक्ड को कॉल करना है। चेक्ड में क्या लिखना है आपको, इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन। ठीक है, अब ये आपको ये करना क्या है, जैसे मान के चलिए ये चीज़ तो हमने ऊपर बनाया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे और मेल यहाँ पे डाल देंगे। अब ये ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, डबल इक्वल टू क्या होता है, ये भी मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि ट्रिपल इक्वल टू बेसिकली होता क्या है ना। ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में अंतर ये है कि डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, जबकि ट्रिपल इक्वल टू जो है डेटा एंड वैल्यू दोनों को कंपेयर करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेटा एंड वैल्यू दोनों को कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये मैंने रेडियो बटन ले लिया एक मेल के लिए, और मैं देखना चाहूँगा कि क्या हमारा रेडियो बटन मेल के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक एरर आया है, देखिए यही एरर जो है पिछले बार कई बार परेशान किया है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एरर क्यों आया है, क्या रीज़न है एरर आने का, उसको मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेल को बंद किया, मेल को हमने इक्वल टू दिया यहाँ पे, ठीक है, स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन इज ट्रिपल इक्वल टू मेल लिखा, बंद किया, और बंद करने के बाद ऑन चेंज इक्वल टू दिस डॉट ऑन वैल्यू चेंज लिखा, और इसके बाद यहाँ पे बंद किया है, और बंद करने के बाद वापस मेल लिखा हमने। एक काम करते हैं, इस इनपुट को यहाँ ना बंद करके यहाँ पे एक बार बंद करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बंद करते हैं, अब हमारा चल रहा है, यस। तो कई बार क्या होता है ना कि रिएक्ट का जो वर्चुअल डोम है ना, वो आपके रेगुलर HTML एलिमेंट्स को देखिए स्टैंडर्ड तरीके से समझता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट के केस में इनपुट ले रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेडियो के केस में कह रहा है कि भाई बीच में आप लिटरल टेक्स्ट भी लगा दे रहे हो और फिर आप उसे बंद कर रहे हो, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। फिर ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं बंद करना होगा, या फिर मेल को आप बिल्कुल बाहर कर दो, क्योंकि ये डिस्प्लेइंग टेक्स्ट है, पूरा हमारा इनपुट खत्म होगा तब मेल लिखो। तो रिएक्ट ऐसे ऐसे कई कई जगहों पे आपको वार्निंग देता है कि भाई आप ऐसे मत करिए, प्रॉब्लम हो रहा है मुझे समझने में कि आपका चिल्ड्रन एलिमेंट कौन है, पेरेंट एलिमेंट कौन है, उससे समझने में प्रॉब्लम होता है। वही प्रॉब्लम आपको रेज करता है जब आप उसे लोड करते हैं। तो मैंने उसके प्रॉब्लम दूर कर दिया। वापस इसी रेडियो बटन को कॉपी कर लूँगा, सेम लाइन में मुझे मेल के लिए हमने लिया, अब मुझे फीमेल के लिए चाहिए, तो मुझे लाइन ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इनपुट टाइप रेडियो रखूँगा, वैल्यू इक्वल टू मेल की जगह फीमेल कर दूंगा, है ना। दिस डॉट सिलेक्ट ऑप्शन की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, फीमेल रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नीचे हमारा जो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट है वो फीमेल ही हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। इसका हैंडलर मैं आगे बनाने वाला हूँ, जब हैंडलर बनाऊंगा तो सबका सीक्वेंस में हैंडलर बनाते जाऊंगा, और इसके बाद हमने क्या किया, लाइन को ब्रेक कर दिया। तो इन सब नियम को अगर आप साथ में रख के चलोगे तो रिएक्ट कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। साथ में आप इसके वेब ब्राउज़र को भी देखते रहिए, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा, लगेगा नहीं यार अभी तक हमारा डोम से ही चल रहा है। भाई डोम ने ना तो खून पी रखा है, मान के चलो। अगर आप साथ ही साथ चला कर नहीं देखोगे ना, पता चलेगा पूरी कोड आपने लिख दिया 200 लाइन का, डोम फेल हो गया। लो बेटा अब ठीक करो ना, कैसे ठीक करोगे। इससे अच्छा है ना कि साथ साथ लाइन लिखते रहो, अल्ट टैब मार के वेब ब्राउज़र को भी देखते रहो, कम से कम पता तो चलेगा कि डोम आपके साथ चल रहा है कि कहीं और भाग रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। डोम का फुल फॉर्म क्या होता है आशिफ, बताइए जल्दी, क्वेश्चन आंसर भी चलता रहेगा साथ में। भाई चल रहा है क्लास, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। बताइए डोम का फुल फॉर्म, देखते हैं कितना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। जल्दी बताओ आशिफ। डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल। बाजी पढ़ुआ इंसान, बहुत बढ़िया। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। देखो ये ना हुआ सही जवाब, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ना डोम का फुल फॉर्म होता है। रिएक्ट किस डोम पे चलता है, रियल डोम पे या वर्चुअल डोम पे, बताइए। वर्चुअल डोम पे। वेरी गुड। मधु को तो बस एक बार सुन लेती है ना, दिमाग में उसका सेट हो जाता है। हर मेमोरी इज़ वेरी नाइस। चलिए बढ़िया है, ये मेमोरी आपको आगे तक ले करके जाए। तो यहाँ पे मैं क्या किया, दिस स्टेट डॉट ईमेल को कॉल किया हूँ। दिस इज़ आवर अदर वेरिएबल विच आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर इनसाइड स्टेट ईमेल के लिए।
और इसके लिए जो मैं हैंडलर बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ हैंडल ईमेल। वेरी गुड, ठीक है। मैं कितना शौक से बना रहा हूँ, खुशी खुशी बना रहा हूँ, इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होने वाला है और थकूंगा भी नहीं क्योंकि इंटरेस्टेड हूँ। इंसान कब थकता है? जब इंटरेस्ट नहीं लेता है, पहाड़ समझता है कामों को, तब थकता है। किसी काम को अगर आप दिल से करोगे, इंटरेस्ट से करोगे, चाहे काम कुछ भी हो, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, कोई भी काम हो, बस आप मन दिल सब लगा दीजिए, मज़ा आएगा। वहाँ से भी एनर्जी गेन करोगे, नॉलेज भी गेन करोगे, बहुत सारा चीज़ गेन करोगे, है ना। तो मैंने ईमेल ले लिया, ईमेल के बाद क्या करता हूँ, मोबाइल ले लेता हूँ। यस, यहाँ मोबाइल ले लिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं, वैल्यू स्टेट डॉट ईमेल के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट बना रखा है मोबाइल के लिए, मैं मोबाइल ले लेता हूँ। मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज का वार्निंग मैसेज आ रहा है, मैं इसको लगा देता हूँ, अदरवाइज बीच में कब ये जवाब दे दे उससे पहले इसको एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं। यस, और एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या हमने जो वेरिएबल बनाया है वो मोबाइल का वहाँ चेंज होगा सर, हैंडल मोबाइल होगा सर वहाँ? बिल्कुल चेंज करेंगे। अभी मैं उस लाइन में आया नहीं हूँ शहजाद, मैं ज़रूर करूँगा। यस, मैं अब आ गया इस लाइन में और यहाँ पे लिख दूंगा हैंडल मोबाइल, क्योंकि जितने भी फंक्शन बनेंगे सारे सेपरेट बनेंगे, ठीक है। मोबाइल बना, मोबाइल के बाद हमको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। चलिए एड्रेस को भी ले लेते हैं, ये हमने ले लिया एड्रेस, क्योंकि एड्रेस के लिए भी हमने वेरिएबल बनाया है। आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हैं, इनपुट टाइप भी ले सकते हैं, जो मर्जी आप ले सकते हैं। टेक्स्ट एरिया हमने लिया, और टेक्स्ट एरिया लेने के लिए हमने इसके रोज़ डिफ़ाइन किए हैं। रोज़ कितने डिफ़ाइन किए, 5, और कॉलम्स इसके डिफ़ाइन किए हमने 10, है ना। कॉल्स होता है, कॉल्स दैट इज इक्वल टू, रोज़ बड़ा होगा, कॉलम छोटा होगा, नहीं, यस, रोज़ बड़ा होगा। 20 में सही आएगा सर? 20, चलो 10 बहुत छोटा हो जाता। 5 रोज़ सही है, हाँ रोज़ सही है 5, कॉलम्स 20 सही है। वेरी गुड। वैल्यू यहाँ पे भी लेके चलते हैं, वैल्यू में लेके चलते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट एड्रेस, और ये हट जाएगा यहाँ से। और इसके बाद मुझे यहाँ पे ऑन चेंज को भी कॉल करना पड़ेगा, इसके लिए हैंडलर भी बनाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड दिस डॉट हैंडल एड्रेस। बिल्कुल सही जा रहे हैं। सेव करके अपने डोम को भी देखते हैं, भाई मेरा डोम कैसा है, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रो भी ठीक है और कॉलम भी ठीक है, अगर 20 की जगह 25 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं सजाद। यहाँ पे 25 अगर लेके चलें तो कॉलम बढ़ जाएगा थोड़ा, है ना, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ेगा। 22 23 सही रहेगा, 22 21, चलो 22 सही है ना। बेसिकली अभी अलाइनमेंट एडजस्टमेंट पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे सारे कंट्रोल्स को एक्सेस करना है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपने HTML थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा, HTML ही बात करो, जावास्क्रिप्ट को छोड़ो, तो वहाँ पे टेक्स्ट एरिया में रोज़ इक्वल टू 5 आप डबल कोट से डालते हैं, कॉलम इक्वल टू जो भी कॉलम की वैल्यू होता है डबल कोट में डालते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर डालना होता है, और आप सभी को पता है कि रिएक्ट के अंदर अगर आपको डायनेमिक वैल्यू दिखाना हो तो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना होता है, और ये हमने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल साथ साथ कर रहे हैं। और इसका हमने अलग से हैंडलर ही बना लिया, दैट इज़ कॉल्ड हैंडल एड्रेस, राइट। एड्रेस बनाने के बाद इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग बनाने वाले हैं और आगे बनाए भी हैं, दैट इज़ फॉर लैंग्वेजेस। और इसके लिए मैं क्या लेने वाला हूँ, चेक लिस्ट बॉक्स, ठीक है। क्या हमारा नेक्स्ट फील्ड, लैंग्वेजेस। चूँकि एक लैंग्वेज नहीं है, कई लैंग्वेजेस, तो मैं लैंग्वेजेस यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई आपको एक सेलेक्ट करना है, एक से अधिक सेलेक्ट करना है, तो आपको जितना भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेता हूँ, या फिर आपकी मर्जी है आप डिफाइन करो या ना करो, मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ सेलेक्ट लैंग्वेजेस, और ये लैंग्वेज को मैं हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा अदर फील्ड है, इसको थोड़ा सा एक अलग ही पैराग्राफ में आप ले सकते हैं। सेलेक्ट लैंग्वेज, और आप सभी को पता है कि पैराग्राफ का फीचर क्या होता है कि अगर आप पैराग्राफ डिफाइन करते हो तो ऊपर और एक नीचे लाइन वो अपने आप ही देता है, ठीक है। सेलेक्ट लैंग्वेज मैंने लिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, और इसके बाद नेम इज इक्वल टू, हमने ऊपर में क्या डिफाइन किया है, लैंग्वेजेस। लिस्ट का नाम हमने क्या रखा है, लैंग्वेजेस रखा है, वेरी नाइस, लैंग्वेज है ना। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, इसका नाम भी लैंग्वेजेस रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, दैट इज PHP। ऑन चेंज एक हैंडल चेंज कॉल होगा यहाँ पे, दैट इज दिस डॉट ऑन चेंज, ये हैंडल हम कॉल करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद इसका जो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दो तरीका है, या तो आप
या तो आप इस इनपुट के बाहर लिख दो ऐसे, है ना, क्योंकि बंद कर दिया तो आप बाहर लिख दीजिए। ये दोनों टेक्स्ट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर एक वैल्यू में भी आपने लिया और एक बाहर भी लिया, ऐसा क्यों? तो ये जो बाहर वाला जो वैल्यू है ना ये सिर्फ डिस्प्लेइंग है, और जो अंदर वाला जो वैल्यू है ना ये एक्सेसिंग है। यानी जब भी आप चेकबॉक्स को क्लिक करोगे तो ये वैल्यू एक्सेस होगा, ये नहीं। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज़र को दिख रहा है कि PHP है, बट अंदर काम क्या कर रहा है, वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने लिया एक चेकबॉक्स। और अगर मुझे एक ही लाइन में अगर चेकबॉक्सेस को लेना है तो हम एक लाइन में लेंगे, ब्रेक लाइन नहीं डालेंगे। अगर मल्टी लाइन में लेना है तो ब्रेक लाइन डाल देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ आपके हाथ में, भाई एक लाइन में लेना है कि मल्टी लाइन में लेना है। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, तो आप लोग थोड़ा नेक्स्ट अगर 8 बजे का कोई प्लानिंग किया होगा आपने तो 8 बजे क्या कितने बजे का, नहीं चल ठीक है, ये इसके बाद तो मतलब ख़त्म ही है, 9:30 हो रहा है ना, ख़त्म ही है। इसके बाद मान के चलो थोड़ा सा लेट आप लोग को डिनर वगैरह मिल सकता है आज, कोई नहीं, क्लास को ख़त्म होने दो, डिटेल्स फॉर्म कंप्लीट होने दो, डिनर थोड़ा लेट ही कर लेना आज। तो मैं PHP के बाद नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज का नाम लिख रहा हूँ दैट इज़ रिएक्ट, और यहाँ पे भी रिएक्ट ले रहा हूँ। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक बार इसी को कॉपी कर लेते हैं, वापस पेस्ट कर देते हैं। कि ऐसी जगहों पे कॉपी पेस्ट करना चाहिए समय बचाने के लिए, बट कॉपी पेस्ट का आदि इतना भी मत हो जाओ कि सारे कोड को कॉपी मार दो उठा करके, बेशक समझ में आए ना आए, प्लीज़, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अगर इस चीज़ को ध्यान रखोगे आप अपने आप को सही बना लोगे, ध्यान नहीं रखोगे लगेगा कि मैं ही स्मार्ट हूँ, ओवर स्मार्ट हूँ, सर थोड़े ना स्मार्ट है ना, सर बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे कॉपी पेस्ट मत मारिएगा। हाँ, जहाँ लगे कि सिमिलर कोड है उठा के मार दो कॉपी पेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या समझना, तो सेम चीज़ है उठा के मार दिया। लेकिन जहाँ पे लगता है लॉजिकल है तो उसको समझिए, और समझ में जब आ जाए तभी कॉपी पेस्ट करो, तभी कहीं कॉपी वगैरह में लिखो। और समझ में नहीं आया 10 बार सवाल करो कि आखिर ये इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप से पूछो, ग्रुप में क्लियर करे हमसे पूछो, कहीं से भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने चेकलिस्ट बॉक्स बना दिया है, एक PHP, एक रिएक्ट और एक MVC, 3 वैल्यू यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना, ऑन चेंज हमारा सब जगह सेम है, वैल्यू हमने MVC लिया इसके लिए, वेरी नाइस। अब यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, अब ये ब्रेक लाइन लगाओ, सेलेक्ट बॉक्स वगैरह तुमने ले ही लिया है, अब एक बटन ही तो चाहिए, चलो एक और ब्रेक लाइन लगा देते हैं, थोड़ा लाइन ब्रेक कर देगा, है ना। और इसके बाद फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद करने वाला हूँ एक बटन, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, दैट इज सबमिट, है ना, यस। और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, क्लिक मी। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्म। एक बार देख लेते हैं भाई, डोम साथ में है, नहीं, डोम कहीं ना कहीं परेशानी किया है, कहाँ परेशानी किया है अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा डोम ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में कहीं पे गड़बड़ी किया होगा, तो कोई नहीं, टेक्स्ट एरिया को मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ और सेव करके इसको वार डिलीट करता हूँ। अभी भी कहीं से कोई प्रॉब्लम किया है, मैं डोम को साथ में यहाँ से ले करके नहीं चला, और यही रीज़न है कि इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। चलो मैं देख लेता हूँ कहाँ से इसका प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे भी इनपुट फील्ड है, अभी भी है कहीं प्रॉब्लम, चेक करना पड़ेगा मुझे कहाँ पे ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या टैग नहीं ले रहा है। एड्रेस टेक्स्ट एरिया को ऐसा तो कुछ नहीं है, टेक्स्ट एरिया से तो कोई परेशानी नहीं है इसको, टेक्स्ट एरिया से तो इसको परेशानी नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट एरिया से अगर परेशानी होगा तो फिर मैं एक बार टेक्स्ट बॉक्स लेकर के देखूंगा, है ना। टेक्स्ट एरिया से परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं देखता हूँ ज़रा टेक्स्ट एरिया का, यही होता है ना, मैं डोम को पीछे छोड़ दिया, बट डोम हमें पीछे छोड़ दिया। अब इसको कमेंट करके देखना पड़ेगा किस लाइन में दिक्कत हुआ है। ये देखो, ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है। इसे बंद कर देते हैं एक बार। हाँ, यही प्रॉब्लम आता है ना, डोम को हमें साथ साथ लेते रहना चाहिए। यहाँ पे हम साथ थे, यहाँ के बाद हम छोड़ दिए उसके साथ, तो फिर वो मेरा साथ छोड़ दिया। मोबाइल चेक कर लेता हूँ एक बार, फ़ोन भी आना शुरू हो गया। टेक्स्ट एरिया तक तो आया था ना, टेक्स्ट एरिया आ गया था, बिल्कुल सही बोली मधु, टेक्स्ट एरिया आ गया था। और चेक बॉक्स शायद नहीं आया था ना मधु,
इसको ज़रा चेक बॉक्स को एक बार ज़रा मैं कमेंट करता हूँ, टेक्नोलॉजी वाला नहीं आया था लैंग्वेज। देख लेते हैं उसको, देख लेते हैं। अब देख रही ना, पीछे से प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया है। कहाँ से दिक्कत कर रहा है ये? टेक्स्ट एरिया तो आ ही गया था हमारा, सही बात कह रही है, टेक्स्ट एरिया हमारा आ गया था। और जब तक ये फॉर्म सही नहीं होगा परेशानी करेगा ये। इनपुट टाइप सबमिट यहाँ पे, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ से दिक्कत हो सकता है। वैल्यू इक्वल टू क्लिक में लिख दे यहाँ पे, यहाँ से दिक्कत हो सकता है। यहाँ से बिल्कुल दिक्कत हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। सबमिट किया, यस, दिक्कत पकड़ लिया मैंने उसका, वहीं से दिक्कत था। मैं वापस इसको ज़िंदा कर देता हूँ। चलो जी, ज़िंदा कर दिया। चल मेरे भाई दिखाओ, जलवा दिखा रहा है, ठीक है। तो कहाँ से गड़बड़ था, इस चीज़ को आपने भली भांति समझा कि क्या दिक्कत होता है रिएक्ट के साथ। बीच में अगर आप लिटरल टेक्स्ट लिख करके वापस क्लोजिंग टैग बंद करते हो तो उसका जो डोम है वो समझ नहीं पाता, ठीक है। वर्चुअल डोम जो है वहाँ पर जब रेंडर होता है तो समझ नहीं पाता। अब आपका फॉर्म रेडी हो गया है, अब मुझे बस हैंडलर बनाना है। फटाफट हैंडलर बना देते हैं। हैंडलर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। हैंडलर बनाते हैं, जो बस टाइम लगता है फॉर्म बनाने में लगता है, हैंडलर बनाने में। तो सबसे पहले किसका हैंडलर बनाना है, हैंडल टाइटल। ये देखिए यहाँ पे हैंडलर बनाने का जगह है, आराम से फ्रेश यहाँ पे पूरा जगह बना दिया हूँ। और हैंडल टाइटल सबसे पहले देखो, हैंडल टाइटल ही ना इसका नाम, हैंडल टाइटल, यस इट इज़ हैंडल टाइटल, राइट। ये 6 का मैं बना रहा हूँ, तो आप सभी को पता है हैंडल टाइटल बनाने के लिए आपको क्या लिखना होगा, इवेंट। और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ, इसको सच दैट बोलते हैं, एरो की बोलते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन आप मत बोलिए, इसे आप MVC में बोल सकते हैं। यहाँ पे एरो की बोला जाता है। तो जो नाम जहाँ पे है उसको उसी नाम से उस जगह पे बुलाइए उसको। और यहाँ पे टाइटल को मैं इंस्टेंशिएट करा देता हूँ। टाइटल को इंस्टेंशिएट कराने के लिए क्या लिखना होगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये टाइटल इंस्टेंशिएट हो गए यहाँ पे। और इसके बाद क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम ही है सारा। कॉपी कर लिया, फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, ईमेल के लिए, मोबाइल के लिए, आगे पता चलेगा। जेंडर तो मैं चाहिए नहीं, जेंडर तो वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए पहले इतना चेंज कर लेते हैं। हैंडल टाइटल है, हैंडल फर्स्ट नेम है, दैट इज़ कॉल्ड हैंडल एफ नेम, है ना। हाँ जी सजाद, हैंडल एफ नेम में कुछ और है, दैट इज हैंडल एफ नेम, यस। साथ देना मेरा ज़रा, कोड कर रहा हूँ, साथ की ज़रूरत है। हैंडल एफ नेम यहाँ पे लिखा मैंने, बाकी यहाँ पे एफ नेम कर देना। लगेगा कहीं वेरिएबल मिस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, इधर उधर हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इधर उधर ना हो। ये हमारा हैंडल एफ नेम था, यस। ये हमारा हैंडल है एल नेम रहेगा। और यहाँ पे मुझे एल नेम डालना होगा, बिल्कुल अभी तक सही है। ये इसके बाद ईमेल है, और ईमेल के बाद यहाँ पे ईमेल देखिए, है ना। और हैंडल ईमेल के बाद क्या है, फिर मोबाइल है। मोबाइल ही लिखा था मैंने, हैंडल मोबाइल, यस या नो, दैट इज हैंडल मोबाइल। देख लेते हैं एक बार, इट इज हैंडल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हैंडल मोबाइल, मोबाइल, ठीक है। हैंडल ईमेल हो गया, हैंडल मोबाइल हो गया। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, हैंडल मोबाइल के बाद हैंडल एड्रेस, यस। इसी को कॉपी कर लेते हैं हैंडल एड्रेस के लिए। हैंडल एड्रेस, और यहाँ पे बस सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, यस, वेरिएबल। और ऑन वैल्यू चेंज जो बेसिकली हमने किसके लिए बनाया है, उसके लिए, रेडियो बटन के लिए। ऑन वैल्यू चेंज को आप इस तरीके से कॉल कर दो, इवेंट, और ऑन वैल्यू चेंज ही है ना इसका हैंडल रेडियो बटन का, यस इट इज़ ऑन वैल्यू चेंज, राइट। इसकी हैंडल हमको क्या लिखना होगा, सिलेक्टेड ऑप्शन यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट करके, दिस डॉट सेट स्टेट, है ना। अब लिखने आ गया, अब आप लोग को है ना दिक्कत नहीं हो रहा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अब आप लोग धीरे धीरे रिएक्ट से फेमिलियर हो गए हो। अब ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना फिर दोस्त, सब सही चल रहा है ना रिएक्ट में, बहुत ज़्यादा मेजर इशू तो नहीं आ रहा ना।
नहीं सर ठीक है। धीरे धीरे सीखते सीखते तो नई चीज़ें ऐसी सीखी जाती है। थोड़ा प्रॉब्लम आता है फिर उसको आप देखते हो, फिर प्रॉब्लम ठीक होता है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम आता है, फिर उसको सीखते हो। ऐसे कर करके नया चीज़ों को सीखा जाता है, ठीक है ना। ये हमने बनाया यहाँ पे एक वेरिएबल ईच चेक्ड के नाम से, और इसमें मैं डाल दिया इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, और इसके बाद कंडीशन लगा दिया। ये मैं चेकबॉक्स के लिए बना रहा हूँ। ये कोड आप सभी लोग तो पहले भी किए हो। ये चेक्ड अगर है तो दिस डॉट सेट स्टेट, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूँ, लैंग्वेज जो हमारा लिस्ट का नाम है उसमें कैसे डालेंगे, वैल्यू आपको पता है, ट्रिपल डॉट करंट क्लास के मेंबर को इंडिकेट करता है, दिस डॉट स्टेट डॉट लैंग्वेजेज, और इसके अंदर वैल्यू कैसे डालना है, कॉमा के साथ डालना है टारगेट डॉट वैल्यू। ये लाइन आप पहले भी कई बार कर चुके हैं तो मुझे इस लाइन को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एल्स वापस मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ लेट इंडेक्स बना करके। ये आपको पता है इंडेक्स के लिए बनाते हैं, हालांकि नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इंडेक्सेस के लिए बनाते हैं, ठीक है। डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे क्या लिखना होता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे सेम दिस डॉट स्टेट सेट स्टेट, सॉरी दिस डॉट स्टेट नॉट सेट स्टेट, दिस डॉट स्टेट डॉट लैंग्वेजेज डॉट स्प्लाइस। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके इंडेक्स के पोजीशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इसके बाद फिर आप दिस डॉट सेट स्टेट कर दो, और सेट स्टेट के अंदर आप लैंग्वेजेस में दिस डॉट स्टेट डॉट लैंग्वेजेस की वैल्यू को स्टोर करा दो, ठीक है। ये हो गया एल्स पार्ट हमारा। चेकलिस्ट बॉक्स का काम हमने कर दिया। अब एक लास्ट हैंडलर बचा, दैट इज फॉर्म सबमिट। यही नाम है ना हैंडलर का, फॉर्म सबमिट। वेरी नाइस। चलिए इसके लिए बना लेते हैं भाई। फॉर्म सबमिट के पास आ गए हैं, बिल्कुल रिजल्ट के करीब आ गए हैं, और रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने टॉप ऑफ द लेवल बना करके बहुत पहले से रखा हुआ है, 1 घंटा हो गया बनाए हुए। अब इस वेरिएबल का यूज़ होने वाला। देखिए रिएक्ट कितना स्मार्ट है। आप अगर किसी वेरिएबल को यूज़ नहीं करोगे ना तो वो थोड़ा ना मतलब पुअर जैसा दिखेगा, थोड़ा डाउन दिखता है। और जिसको यूज़ करो ना, कितना देखो तो चमक रहा है, लाइट है ना। वाह क्या सोचा है डेवलपर ने, है ना। ऐसा कभी पुराना लैंग्वेज में नहीं मिलता देखने को, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। अब इधर MVC वगैरह में धीरे धीरे मिलने लगा है। मैंने नई चीज़ें देखी, यही ना होता है, टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा आगे, तो हर चीज़ बढ़ रहा है, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि आपको इतनी बड़ी लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत कम लाइन लिख करके आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर सकते हो। यानी जिन्होंने कोडिंग सीख करके भी इतना बड़ा डेवलपर बने हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। चलिए अब इसके बाद हमें इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल करना होता है ताकि फॉर्म को स्टे कर सकें। अब एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू को डालने के लिए आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि अगर एक ही वेरिएबल के अंदर कॉन्कैटिनेट करा करके वैल्यू को डालना है, जैसे मुझे टाइटल डालना, मैं चाहूँगा कि इसमें स्लैश के साथ लाइन ब्रेक हो, क्योंकि मैं अलर्ट पे दिखाने वाला हूँ, लाइन ब्रेक करके दिखाने वाला हूँ। अब इस जगह पे मैं कॉपी यूज़ कर सकता हूँ, कॉपी 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 पेस्ट, है ना। रिजल्ट के बाद हमको जब टाइटल के बाद हम नेम लेकर के आएंगे ना डियर वन, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्लस इक्वल टू, क्योंकि रिजल्ट से पहले हमने प्लस इक्वल टू क्यों नहीं लगाया टाइटल से पहले, क्योंकि टाइटल हमारा फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट नेम हमारा सेकंड वैल्यू होगा। लेकिन व्हाट आई वांट कि टाइटल भी यहाँ पे रहना चाहिए और उसके साथ साथ फर्स्ट नेम भी रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर प्लस इक्वल टू, जो कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आपने पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको पता होगा कि ये ऑपरेटर करता क्या है कि जो अभी आपका वैल्यू पहले से है उसके साथ साथ एक नया वैल्यू ऐड करता है। फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर देंगे, टाइटल की जगह एफ नेम देने वाले हैं यहाँ पे, और इसके बाद लास्ट नेम ना, ये मैसेज है और ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, स्टेट से आ रहा है, एल नेम है ना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर ले दो आप, जेंडर भी दे सकते हैं यहाँ पे। जेंडर में क्या लिखना है, दिस डॉट स्टेट और सिलेक्टेड जेंडर, सिलेक्टेड ऑप्शन हो जाएगा ना सर, स्टेट डॉट सिलेक्टेड ऑप्शन, है ना सही सजाद, देखो बढ़िया लिखा। अच्छा जेंडर के बाद क्या है, ईमेल है, ईमेल दे दीजिए, दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल। आपने ऐसे ही बनाया था ना सजाद कि और कुछ चेंज किया था? ईमेल के बाद ऐसे था ना, मोबाइल थोड़ा सा खाली इधर उधर वेरिएबल के नाम सब चेंज होंगे और क्या ना। चलिए ये रहा मोबाइल, और टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल, और क्या बच गया, लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी, एड्रेस है ना, एड्रेस और टेक्नोलॉजी। यहाँ पे प्लस इक्वल टू लग जाएगा
ये प्लस इक्वल टू क्या कहता है, कॉन्कैटिनेशन कराता है भाई, जो भी है उसके आगे और भी ऐड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया मोबाइल के बाद एड्रेस लगा लो, तो पहले टेक्नोलॉजी लगा लेते हैं, लैंग्वेज लगा, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में क्या लेना है हमें, लैंग्वेज में लेना है दिस डॉट स्टेट डॉट लैंग्वेजेस, क्योंकि लैंग्वेजेस एक लिस्ट है। मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा, एक लैंग्वेज के अंदर सिंगल वैल्यू नहीं आ रहा है, सेट ऑफ वैल्यू आ रहा है। और उसके लिए मैंने वेरिएबल जो बनाया है वो किस टाइप से बनाया है, लिस्ट टाइप। और लिस्ट टाइप बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट से इंस्टेंशिएट कराना होता है, इनिशियलाइज कराना होता है। अब इसके बाद लास्ट जो वैल्यू है उसके अंदर क्या जाना होगा, लैंग्वेज के बाद क्या था, एड्रेस। चलिए एड्रेस लास्ट में लेते हैं, और इसे भी वैसे करके लेंगे सेम तरीके से जैसे मैंने स्टेट की वैल्यू को एक्सेस किया है। आपको पता है डेटा को मैनिपुलेट कराने के लिए, एक्सेस कराने के लिए रिएक्ट में 2 टेक्निक है, एक स्टेट और एक प्रॉप्स। अंतर दोनों में है कि स्टेट का वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, प्रॉप्स की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए स्टेट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए अब मैं फाइनली अलर्ट को दिखाने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अलर्ट को दिखा देता हूँ इसी के अंदर, है ना। अलर्ट लिखूँगा और लिखूँगा रिजल्ट। चलिए देखते हैं कि क्या हमारा वैल्यू सब सही से आ रहा है। ये हमारा फॉर्म रहा, और सबसे पहले मैं एक डेटा को भर रहा हूँ। यहाँ पे डेटा हमने भरा रोहन कुमार, जो जेंडर है, जिसकी ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी नहीं ले रहा है, यानी हमने ईमेल के हैंडल शायद लगता है कि हैंडल नहीं किया है, क्या चेक करना पड़ेगा, ईमेल के हैंडलर को देखना पड़ेगा। ईमेल यहाँ पे हैंडल ईमेल को स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा कि क्या हमने हैंडल ईमेल ही लिखा है या कुछ और लिखा है। तो यहाँ पे एक जो है एल एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, पकड़ लिया ना एरर। अब चलिए दिखाइए, वापस भरते हैं, मिस्टर रोहन कुमार मेल r@gmail.com। मोबाइल नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर भी नहीं ले रहा है, यानी मोबाइल में भी कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए देखते हैं उसको भी। ये रहा हमारा हैंडल मोबाइल, बट यहाँ पे हमने क्या बनाया है, हैंडल मोबाइल को हमने हैंडल किया है, बट उसकी वैल्यू टाइटल में डाल दिया है ना सजाद। यहाँ गलती किए थे ना हम, आपने मुझे हेल्प नहीं किया ना। चलिए कोई बात नहीं जी, इतना मिस्टेक होता है जी, 200 लाइन की कोडिंग है, एक आध लाइन मिस्टेक नहीं होगा तो फिर कोडर का पहचान क्या, एरर को ठीक न कर दे तो फिर कोडर कैसा, है ना जी। चलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने न्यू दिल्ली, ज़्यादातर न्यू दिल्ली या नोएडा में यूज़ करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं इधर ही रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अगला बार से मैं औरंगाबाद को ज़्यादा यूज़ करूँगा। ये रहा हमारा सिलेक्टेड लैंग्वेज PHP एंड रिएक्ट, और क्लिक में करता हूँ यहाँ पे, और थोड़ी देर में आपका रिजल्ट आने वाला आ गया। टाइटल मिस्टर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये तो हमने मेल के लिए देख लिया। एक फीमेल कैंडिडेट भी देख लेते हैं। फीमेल के लिए हमने मिश यहाँ पे यूज़ किया रेशमा को, ये रेशमा कुमारी है और जिसका जेंडर फीमेल है, दोनों में से कोई एक चेक हो रहा है। और रेशमा का RE, और ये मोबाइल नंबर थोड़ा चेंज कर देते हैं, नोएडा की है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, ये तीनों पढ़ रही है, PHP रिएक्ट MVC, है ना, यस रेशमा। तो कहने का मतलब ये डिटेल्स फॉर्म ने बना दिया और आपको अलर्ट पे दिखा दिया। आप इसे कंसोल पे भी दिखा सकते हो, कहीं भी आपको ले जाना ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसे काम करने के लिए कैसे कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। हालांकि टाइम से पहले मैंने कवर कर लिया, आपका एक्स्ट्रा टाइम लिया नहीं, डिनर आपको टाइम मिल जाएगा, ऑन टाइम मिलने वाला डिनर आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपोनेंट्स में मैंने यहाँ पे ऐड किया डिटेल्स फॉर्म, जिसका नाम लिया माई डिटेल्स फॉर्म। ये रहा माई डिटेल्स फॉर्म, और इसके अंदर सबसे पहले हमने पैकेज को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद एक वेरिएबल बनाया और आपको ये दिखाया कि अगर जेएस के अंदर क्लास के बाहर वेरिएबल बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास को एक्सटेंड किया, कंस्ट्रक्टर से हमने स्टेट को डिक्लेयर इनिशियलाइज करवा दिया, सारे वेरिएबल्स को हमने इकट्ठे रख दिया है और हर एक फंक्शन को हमने हैंडल कर लिया। टाइटल के लिए, एफनेम के लिए, एलनेम के लिए, ईमेल, मोबाइल, काफ़ी सिमिलर और सिंपल कोड है, ऐसे आप लोगों ने कई बार किए हैं। इसके बाद ये फॉर्म बना दिया, फॉर्म में सारा प्रॉपर तरीका का इस्तेमाल किया है। बस फॉर्म बनाते समय आप एक ही चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि एरर कम आए तो हर एक लाइन के बाद वेब ब्राउज़र को ज़रूर देखो, है ना। ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए। अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो और रिएक्ट हर सेकंड में अपडेट होता है, वर्चुअल डोम लोड होता है, आपको पता है कि पट्टे का हर एक एलिमेंट को लोड करता है वो, है ना। तो आप उस एलिमेंट को एक बार बना करके और जरूर अल्ट टैब मारिए। देखिए शॉर्टकट की होता है, आपको माउस का भी प्रयोग नहीं करना, अल्ट प्लस टैब मारोगे, 1 सेकंड में लगेगा यार, वेब ब्राउज़र तक पहुँच जाओगे, है ना। अल्ट टैब साथ साथ चलना, वेब ब्राउज़र को रिलोड करते रहना। अपने रिलोड भी करने की जरूरत नहीं पड़ता यार, तो हम लोग करते हैं ना, क्योंकि एरर आता है तो लगता है ना कि यहाँ पे लोड करेंगे तो एरर ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा एरर कहाँ से ठीक होना है, लोड तो अपने आप होता है, वो एरर आएगा तो एरर तो आएगा ही आएगा, है ना।
तो अल्ट टैप करते ना देखते रहना है आपको कि अभी तक जो लाइन लिखा ये सही है, डोम समझ रहा है हमको, नहीं समझ रहा है। डोम नहीं समझेगा तो फिर परेशानी है, डोम समझना चाहिए, है ना। इसके बाद फिर पूरा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया और कुछ ही देर में कोड में आपको पीडीएफ में बना करके भेजने वाला हूँ। और आप लोग इस कोड को या तो डिनर के बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर लगता है कि आप अभी थक गए हो पढ़ करके तो आराम से खा पी के सो जाओ, टहल करके सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो और सुबह इसकी प्रैक्टिस करो। ये भेज रहा हूँ डिटेल्स फॉर्म, ठीक है, पीडीएफ बना देते हैं। समझ में आ गया जी, है ना। स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। बाकी कोई डाउट रहेगा कल आपके सुप्रो लैब में देख लेंगे कि कहीं कोई डाउट अगर आ रहा है तो सभी लोग कल टाइम से आएंगे, कोई लेट नहीं करेगा। आप लोग लेट करते हो फिर वो रिदम नहीं बन पाता है, टूट जाता है, फिर आधे रिदम से आप अपने काम को शुरू करते हैं। इसलिए टाइम से आइए, टाइम से सब काम करिए, है ना। 30 डेज प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, देखिए इसका रिजल्ट, फिर कहिएगा कि नहीं सर ने जो बोला बिल्कुल सही काम किया है, एकदम करेगा काम, ठीक है। आप लोग बस सही से चलो, टाइम से चलो, है ना। मैं थोड़ी देर में पीडीएफ भेजने वाला हूँ, बस जीमेल से भेज रहा हूँ। दैट इज रिएक्ट डिटेल्स फॉर्म इन रिएक्ट, ठीक है। प्लीज़ फाइंड अटैच। और ये पीडीएफ 1 मिनट के अंदर आपके इनबॉक्स में पहुंचने वाला है। आप अपने इनबॉक्स को रिफ़्रेश करते रहो, 1 मिनट के अंदर डिटेल्स फॉर्म आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। स्टिल वर्किंग, स्टिल सेंडिंग, थोड़ा सा समय लग रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है, कई बार नेटवर्क अप डाउन। यस, पीडीएफ सेंड हो गया है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट।